आप दाऊद इब्राहिम से पैसा ले रहे हैं, आप हाफिज सैयद से पैसा ले रहे हैं, कि अफगान तालिबान से पैसा ले रहे हैं, कि किसी अमेरिकन पूंजीपति से ले रहे हैं जिनका भारत में इंटरेस्ट है, कि किसी यूके की पूंजीपति से ले रहे हैं। अगर ऐसे आप विदेशी पूंजीपतियों से भी पैसा लेने लगेंगे तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में नॉट डेफिनेटली वो आपके पॉलिसियों को अफेक्ट करेंगे। आप उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप किसी ऐसी अच्छा कंपनी से, एनर्जी हाँ, एनर्जी ठीक है। सेक्टर की कंपनी से ले रहे हैं, किसी बड़े आर्मामेंट इंडस्ट्री से चंदा ले रहे हैं, अमेरिका के किसी हथियार लॉबी से अगर आप चंदा ले रहे हैं गोपनीय, तो इसका मतलब है कि वेपन्स के क्षेत्र में वो कारोबार जो चंदा आपको 100 करोड़ देगा तो ऐसा फ्री में थोड़ी दे देगा। भारत से उसको क्या प्रेम है 100 करोड़ रुपए का चंदा देने का? वो तो फिर 1,000 करोड़ का आपसे बिजनेस लेगा ना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पार्टी को किस बंदे ने कितना डोनेट किया है वो सारा बाय नेम अपने वेबसाइट पे डाल दे। मीन्स हम्म। कि कांग्रेस को अंबानी जी ने कितना दिया, अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी अडानी जी से संबंधित ट्रस्टों ने कितना दिया, बीजेपी को कितना दिया, बीजू जनता दल को कितना दिया, क्या कहा जाता है, टीएमसी को कितना दिया, बेचारे कामरेडों को कितना मिला। लेकिन सरकार तो ट्रांसपेरेंट थी, और ट्रांसपेरेंट इस कदर से थी कि एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने के लिए कई एक्ट में संशोधन किया। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कंपनी एक्ट में संशोधन किया, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया, उसके बाद एफसीआर एक्ट में भी संशोधन किया, जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड जो एक्ट है। पहले आपके देश में पॉलिटिकल पार्टियों की फॉरेन फंडिंग बैन था इस देश के अंदर, लेकिन भाजपा की सरकार ने फॉरेन फंडिंग अलाउ किया। जाने की जो पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देती है वो इलेक्शन में कहां और किसके पैसे से चुनाव लड़ रही है, कितना खर्च कर रही है, जानने का जनता को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जनता को ये जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, देना होगा हिसाब किताब। क्या यह गैर संवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये सब आप सुन चुके होंगे और इस एपिसोड में भी थोड़ा बहुत सुनेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण किसके खाते में किसने दिए कितने पैसे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। संजीव पांडे साहब पूरी तैयारी के साथ इस एपिसोड में मौजूद है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ मामला पूरा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, और सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन से ये मामला लंबित था और पहले भी हमने कई एपिसोड इस मुद्दे पर किया है, तो वो भी समझेंगे और ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा किसको पैसे मिले और कितने पैसे किसने दिए। स्वागत है संजीव जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं। देखिए, मैं इसकी शुरुआत करूंगा 2017 से, जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को 2017 के बजट में अरुण जेटली साहब जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको पेश किया था। और जब पेश किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि एक स्वस्थ और सुंदर लोकतंत्र को पारदर्शी बनाए जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके फंडिंग फ्री एंड फेयर एंड पारदर्शी हो। और वो जो फंडिंग फ्री एंड फेयर पारदर्शी जो बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाए थे। और उन्होंने कहा था कि पिछले 70 साल में इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हुई, इसलिए फ्री एंड फेयर फंडिंग जो है वो राजनीतिक दलों को नहीं मिला, इसलिए हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ला रहे हैं। मतलब फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंडिंग की बात उन्होंने करी थी। लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी वहीं जब खत्म हो गई कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, वो जनता का जानने का अधिकार उन्होंने खत्म कर दिया था जेटली साहब ने। जेटली साहब ने उस लॉ में ही जब लॉ पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंडिंग। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंडिंग में ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो खत्म हो गया था। कौन सा व्यक्ति किसको दे रहा है, पार्टी को कितना दे रहा है, पार्टी को कितना चंदा मिला ये तो पता चलेगा, लेकिन किसने दिया ये उन्होंने बंद कर दिया था। और इन्होंने कहा कि ये जनता का जानने का अधिकार नहीं है। ये भी कहा कि राइट टू नो जो नहीं है, इसमें जनता नहीं जानेगी। जो पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देती है वो इलेक्शन में कहां और किसके पैसे से चुनाव लड़ रही है, कितना खर्च कर रही है, जानने का जनता को अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जनता को ये जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली साहब ने ये कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो इस पे सुनवाई हुई लंबे समय तक। दिलचस्प बात यह थी कि जब जेटली साहब ये कानून लेके आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चंदा देगा थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी राजनीतिक दल को, तो जनता को नहीं बताया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं बताया जाएगा कि किसने उसको चंदा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ ये बताया जाएगा कि इस पार्टी को इतना चंदा मिला। तो उससे पहले चुनाव आयोग ने भी इस सिस्टम का विरोध किया था। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेगा जब ये बिल आया था तो, और जब बिल पास किया गया था रिजर्व बैंक ने भी इसको लाल झंडा दिखाया था। लेकिन सरकार तो ट्रांसपेरेंट थी, और ट्रांसपेरेंट इस कदर से थी कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए कई एक्ट में संशोधन किया। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कंपनी एक्ट में संशोधन किया, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया, उसके बाद एफसीआर एक्ट में भी संशोधन किया, जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड जो एक्ट है। पहले आपके देश में पॉलिटिकल पार्टियों की फॉरेन फंडिंग बैन था इस देश के अंदर, लेकिन भाजपा की सरकार ने फॉरेन फंडिंग अलाउ किया। आपने कंपनी लॉ एक्ट में ये संशोधन कर दिया इन्होंने कंपनी एक्ट में कि कोई भी पूंजीपति चाहे जितना डोनेशन दे, कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉर्पोरेट डोनेशन चाहे जितना मिले। पहले था कि कोई भी प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका 7.4% से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। भाजपा की ट्रांसपेरेंसी देखिए कि जो एक्ट आया उसमें कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी कॉर्पोरेट घराना 100 रुपया कमाया है प्रॉफिट में तो 100 का 100 रुपया भी दान दे देगा, तो कोई आपत्ति नहीं है। ये अमेंडमेंट कर दिया कंपनी लॉ एक्ट में। साथ में ये भी एक अमेंडमेंट कर दिया, पहले था कि घाटे में चल रही कंपनी से कोई डोनेशन नहीं मिलेगा, कहा कि नहीं, घाटे से भी चल रही कंपनी को अगर कोई दान देने की बहुत इच्छा है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। मीन्स कि घाटे की कंपनियां किसकी थी, किसने बनाया, कहां का पैसा उसमें डंप हुआ और कहां से पॉलिटिकल पार्टी में रूट हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग था इनफैक्ट, जो कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर दिया, कंपनी लॉ एक्ट में एक भी संशोधन किया कि वो जो बेचारे जो दानदाता है उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने किसको किसको कितना दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो अरुण जेटली ने लाया, सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, इस पे एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुना दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 अहम बातें कही, कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस पार्टी को कहां से आ रहा है ये जनता को जानना जरूरी है, और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना सारा रिकॉर्ड जो 2017-18 से जब से शुरू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पार्टी को किस बंदे ने कितना डोनेट किया है वो सारा बाय नेम अपने वेबसाइट पे डाल दे। मीन्स कि कांग्रेस को अंबानी जी ने कितना दिया, अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी अडानी जी से संबंधित ट्रस्टों ने कितना दिया, बीजेपी को कितना दिया, बीजू जनता दल को कितना दिया, क्या कहा जाता है टीएमसी को कितना दिया, बेचारे कामरेडों को कितना मिला, कामरेड भी सबसे पार्टी तो वही है ना, ये सारा आ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब डोनेशन का लिस्ट आएगा तो कामरेड बेचारे थोड़ा बहुत ही मिला होगा, हल्का फुल्का 1000, 2000, 50,000 में से बढ़ जाएंगे। कोई एंगल्स होगा कंपनी वाला, उसने थोड़ा डाल दिया होगा। हाँ, जो नहीं, इन्हीं में से किसी ने डाल दिया होगा कि ये बदनामी ना हो, इन्हीं में से किसी ने डाल दिया होगा कामरेडों को, ऐसी बात नहीं है। किसी बड़े पूंजीपति ने भी डाल दिया होगा, ये ना लगे कि हम लोग कामरेडों को नहीं दिए, कामरेड विरोधी हैं, बड़े शरारती होते हैं ऐसे लोग। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, जब ये आया 2018 से चंदा शुरू हो गया तो बड़ा दिलचस्प मामला आया है। मामला आया कि टोटल 12,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया गया। पॉलिटिकल पार्टियों को 12,000 करोड़ का कॉर्पोरेट बॉन्ड से डोनेशन आया। उसमें जो है 12,000 करोड़ में से 6500 करोड़ रुपया जो आया बीजेपी को आया। देखिए, ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, अरुण जेटली साहब जी का जो कहना था ट्रांसपेरेंट फंडिंग, ट्रांसपेरेंट फंडिंग में 6500 करोड़ जो है भाजपा को मिला, नियर अबाउट 1100 करोड़ के करीब 1123 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला। 2023 तक का डाटा है, 2023 तक का, 2018 से 2023 तक का।
जो कांग्रेस को 1100 करोड़ मिला, और तीसरे नंबर पे जो सबसे गरीब राज्य बंगाल है। जेडीयू, हाँ, ना टीएमसी। ना, जेडीयू तो बेचारा कहीं है ही नहीं, वो हम लोगों को कौन देता है, बिहार वालों को। वो कहते हैं अभी इनको वैसे ही रहने दो, टीएमसी। लेबर सप्लायर रहने दो इनको अभी। बंगाल इंपॉर्टेंट है ना, कोस्टल स्टेट्स है, वहां पे बंदरगाह है, वहां पे कॉर्पोरेट का बड़ा इंटरेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट सी रूट है, तो वहां पे ज्यादा चंदा आता है। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, कौन देगा तेजस्वी यादव को, कौन देगा नीतीश कुमार को, इन सबों को अभी इनका बहुत उपयोगिता नहीं है कॉर्पोरेट के लिए। जब टाइम आएगा तो इनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हुआ, टीएमसी थर्ड नंबर पे थी, जिसको 1093 करोड़ रुपया मिला, यानी कि 1100 करोड़ रुपया करीब टीएमसी को मिला। और सबसे ज्यादा जो चौथे नंबर पे मजा लेने वाली जो पार्टी है, बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, और सबसे ज्यादा मिनरल्स उस स्टेट के अंदर है, उड़ीसा। नवीन पटनायक साहब, नवीन पटनायक साहब जो निर्बाध राज कर रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, वहां पे एकदम कांग्रेस का सफाया कर दिए हैं। 5 किलो राशन देते हैं, और रागी का राशन देते हैं जनता को, कहते हैं मजबूत करो हड्डी। मड़ुआ बांटते हैं गरीब राशन में, चावल चोवल नहीं बांटते, कहते हैं बच्चों का और उड़िया लोगों का हड्डी मजबूत होना चाहिए। हाई उनको फाइबर, फाइबर, उनको 5 किलो राशन बांट के लोगों के वोट लेने वाले को देखिए चंदा मिला है 617 करोड़ रुपया। छोटा सा स्टेट है, 21 लोकसभा क्षेत्र हैं, 123 विधानसभा क्षेत्र के 142 विधानसभा क्षेत्र हैं, 147 विधानसभा क्षेत्र हैं। बंगाल बड़ा है, बंगाल में 39-40 सीटें हैं पार्लियामेंट की। समझे कि नहीं? भाजपा का तो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव है, देश भर में है पार्टी ये तो। लेकिन नवीन पटनायक साहब की पार्टी को भी 617 करोड़ मिला है। पता जाएगा जब बीएसबीआई का जब अकाउंट खुलेगा चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग जब डालेगा तो पता चलेगा कि देश के कौन कौन से बड़े स्टील घराने, जिनका कौन कौन से क्या कहा जाता है, बिजली के क्षेत्र में कारोबारी जो है, कारपोरेट घराने बिजली के क्षेत्र में कारोबार करते हैं, जो बंदरगाह के क्षेत्र में कारोबार करते हैं, कौन कौन से वो बंदे हैं जो नवीन पटनायक सरकार पे इतना मेहरबान रहे। तो मेरे और थर्ड नंबर पे है चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश न तेलंगाना के, जिनको 384 करोड़ है। ये 2023 तक का रिकॉर्ड है, और 2023 तक के रिकॉर्ड के बाद अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड अभी तक आया है, चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने लगा है, तो अब ये बढ़ के हो गया है। अभी अलग अलग डाटा तो मुझे पास नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है 12,000 करोड़ से बढ़ के 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब कि पिछले एक साल में 4,000 करोड़ रुपए का और डोनेशन पॉलिटिकल पार्टियों को आया है। 4,000 करोड़ रुपए का डोनेशन और आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि मनी लॉन्ड्रिंग से, विदेशी फंडिंग से, विदेशी फंडिंग बैन था, उसको पहले लागू किया गया। जब 2008 या 10 में हाई कोर्ट को लगा कि कांग्रेस और बीजेपी ने गलत तरीके से लॉ को वायलेट करके विदेशी फंडिंग ली है, और हाई कोर्ट ने कार्रवाई का ऑर्डर किया, तो इसी बीजेपी के ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ने, जो चुनाव को बहुत पारदर्शी बनाना चाह रही थी, एक लॉ ऐसा बनाया जो पीछे से लागू हो गया 1974-75 से, जब से डोनेशन ले रहे थे, और उसको लीगलाइज कर दिया फॉरेन फंडिंग को बीजेपी की सरकार ने। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा वो है कि ये जो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियों को, जो टीएमसी डी और कांग्रेस तो चलिए राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हालांकि उसको उस हिसाब से शेयर बहुत कम मिला है, 1100 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता है, उसके बराबर ही टीएमसी ले गई जो वेस्ट बंगाल से है, जिसको 1,000 करोड़ मिल गया, और नवीन पटनायक साहब को 600 करोड़ मिला। बिहार बुर वालों को तो अभी डाटा ही नहीं, वो डाटा में देख रहा है तो उसमें लगता है 50-60 करोड़ वाले हैं, बहुत नीचे ही है, हल्का फुल्का लगता है, छोटा मोटा। कितना ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है जितना आप कह रहे हैं? ये एडीआर की रिपोर्ट्स आती है, इसमें ये तो बता देते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, ये नहीं बताते कि किसने चंदा दिया। तो अब क्या, अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस पार्टी को कितना, वो तो पार्टी ही देगी। नहीं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा रिकॉर्ड है। स्टेट बैंक अच्छा। ऑफ इंडिया ने वो चूंकि बेचे हैं ना बॉन्ड, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जिसने बॉन्ड खरीदा है उसमें केवाईसी होता है, नो योर इन्फॉर्मेशन, जो केवाईसी जो होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर जो है वो दिया है वहां पे। तो उसके हिसाब से किस बंदे ने कितना खरीदा, किस कॉर्पोरेट घराने ने, किस संस्था ने, किस ट्रस्ट ने कितना खरीदा। बहुत सारे कॉर्पोरेट घरानों के जो ट्रस्ट होते हैं वो आगे खरीदते हैं, सारा काम करते हैं डोनेशन का,
तो कितना खरीदा, वो सारा एसबीआई के पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है 2018 से। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इमीडिएट पता नहीं कितना मार्च डेडलाइन किया है, कितने समय तक आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और 16 मार्च या 18-20 मार्च की एक डेडलाइन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, वह उससे पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन 2018 से एक एक डोनेशन मींस कि ये नहीं कि लमसम, एक एक डोनेशन कि किस समय किस बंदे ने कितना खरीदा, किस पार्टी के लिए खरीदा, वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे डिटेल। इसमें सारे एक्सपोज हो जाएंगे कि आखिर बीजेपी की जो इतनी ईमानदार गवर्नमेंट है उसको कौन कौन से बड़े बड़े डोनरों ने पैसा दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ये मानना है कि आप एक तरफ कह रहे हैं, बेसिकली सरकार का तरफ था कि ब्लैक मनी रुकेगा, लेकिन ब्लैक मनी तो इससे रुका नहीं। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए आप फिर ब्लैक मनी रोकना ही चाहते तो आप ट्रांसपेरेंट लेके आए ना। सरकार का तरफ था कि लोग ब्रीफकेस में करोड़ों रुपए देके जाते थे, तो वो कहते थे कि जो तो सुप्रीम कोर्ट का इनडायरेक्ट वे में ये मानना है कि अगर ब्रीफकेस में कोई करोड़ों रुपए देके जाता था, जो एक मेरा तर्क है कि करोड़ों रुपया अगर ब्रीफकेस में देके जाता था, वो करोड़ों रुपया आपने थ्रू बैंक ले लिया और जनता को आपने बताया नहीं कि जो करोड़ों रुपया जो ब्रीफकेस में देके जा रहा, तो बैंक को, भाई बैंक के पास जानकारी से डेमोक्रेसी में जनता को क्या फायदा। आप दाऊद इब्राहिम से पैसा ले रहे हैं, आप हाफिज सैयद से पैसा ले रहे हैं, कि अफगान तालिबान से पैसा ले रहे हैं, कि किसी अमेरिकन पूंजीपति से ले रहे हैं जिनका भारत में इंटरेस्ट है, कि किसी यूके की पूंजीपति से ले रहे हैं। अगर ऐसे आप विदेशी पूंजीपतियों से भी पैसा लेने लगेंगे तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में नॉट डेफिनेटली वो आपके पॉलिसियों को अफेक्ट करेंगे, आप उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप किसी ऐसी कंपनी से, एनर्जी सेक्टर के कंपनी से ले रहे हैं, किसी बड़े आर्मामेंट इंडस्ट्री से चंदा ले रहे हैं, अमेरिका के किसी हथियार लॉबी से अगर आप चंदा ले रहे हैं गोपनीय, तो इसका मतलब है कि वेपन्स के क्षेत्र में वो कारोबार जो चंदा आपको 100 करोड़ देगा तो ऐसा फ्री में थोड़ी दे देगा। भारत से उसको क्या प्रेम है 100 करोड़ रुपए का चंदा देने का, वो तो फिर 1000 करोड़ का आपसे बिजनेस लेगा ना। तो ये तो जनता को जानना जरूरी है कि आपने जिसको बिजनेस दिया, आपने उससे चंदा कितना लिया। गौतम अडानी साहब को इतने एयरपोर्ट मिल गए, धुआंधार उनको पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो जनता को जानने का अधिकार है कि वाकई में ये पोर्ट्स वाकई में उनके बिजनेस मॉडल के कारण सिर्फ मिल गया। अडानी साहब बहुत मेहनती हैं, मेहनत के सिवा कुछ करते नहीं, तो मेहनत के सिवा कुछ नहीं करते तो ठीक है, ये बात है, समझ में, जनता को जानने का अधिकार है कि अडानी साहब का मेहनत तभी प्रूफ होगा ना जब उस अकाउंट में, जब वो पता चलेगा कि भैया उन्होंने बीजेपी को कोई डोनेशन नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस को कोई डोनेशन नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी उनका कारोबार कांग्रेस के राज में चलता रहा, उनका राजस्थान में भी चलता रहा, तो उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, तो मतलब कि अदानी जी ने सारा कुछ व्यापार अपने बिजनेस के बल पे हासिल किया है। टीएमसी ने उनको हल्दिया पोर्ट दे दिया था, कैंसिल कर दिया बाद में। तो टीएमसी को जो 2 साल में इतना एक डोनेशन बढ़ा, 3 साल में 2018 के बाद एक टीएमसी का डोनेशन बढ़ा, उससे पहले उसका टीएमसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं कितना पैसा उनको चंदा मिलता था, और एकाएक 1000 करोड़ मिल गया। तो पता चलना चाहिए ना कि बंगाल में बड़े पूंजीपति लोकल लेवल पे है नहीं, आम आदमी इतना अमीर है नहीं कि इतना चंदा दे देगा 1000 करोड़ का। बंगाल में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा लगभग जनता गरीब है, आम आदमियों के पॉलिटिकल डोनर्स की इतनी औकात नहीं है कितना चंदा दे देगा। तो ये कोई ना कोई कौन पूंजीपति घराना है, किसका बंगाल में इतना इंटरेस्ट था, या बंगाल की जनता या टीएमसी से इतना प्रेम था, टीएमसी की नीतियों से इतना प्रेम था, ये टीएमसी को 1000 करोड़ रुपया दे दिया, या टीएमसी ने इसको जिन्होंने दिया है उसके बदले में टीएमसी ने क्या क्या उनको दिया, ये तो जनता को जानने का अधिकार होगा ना। अगर बाय द वे अडानी के डोनेशन उसमें आ गया, अडानी से जुड़े हुए लोगों का डोनेशन आ गया, ऐसी सेल कंपनियों का डोनेशन आ गया जो बाहर में बनी हुई है फर्जी सेल्स कंपनियां, तो फिर पता चलेगा ना कि टीएमसी के जितने भी वहां पे पॉलिसी है, चाहे पोर्ट देने के हैं, चाहे और भी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें कौन कौन से कारपोरेट घरानों को क्या क्या लाभ मिला, ये तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से पूंजीपति ने, उड़ीसा में नवीन पटनायक को जिन जिन पूंजीपतियों ने डोनेट दिया होगा, तो पिछले 5 साल में उन पूंजीपतियों को क्या क्या काम मिला है ये भी सामने आ जाएगा। को अच्छा, इसको ये पोर्ट मिला है, इसको ये स्टील प्लांट मिला है, इसको ये कोयला खदान मिला है, चंदा दे दिया नवीन पटनायक। बीजू पटनायक बड़े समाजवादी चिंतक थे और राजनेता थे, उनके पुत्र हैं नवीन पटनायक, और कॉर्पोरेट से बहुत ही करीब रिश्ते। अच्छा ये बताइए संजीव जी, कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वकील रहे होंगे, पॉलिटिकल क्लास का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, बीजेपी का रिस्पॉन्स है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है हम मानेंगे, हम सारे जजमेंट्स इसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, जो फैसला आया है मानना ही पड़ेगा, बीजेपी का ये कहना है।
रविशंकर नहीं प्रसाद ने कल मोर्चा खोला था, संभाला था बीजेपी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री ने, जिनको बेदखल कर दिया गया है कानून मंत्रालय से, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि वकील थे, पार्टी ने उनसे आग्रह किया होगा कि आप जाके मीडिया से बात कीजिए, तो कल वो आए थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम इसका स्टेटमेंट का वो कर रहे हैं, जो होगा नहीं, उसको वो देखा वो जाएगा। जजमेंट तो ठीक है, मानना पड़ेगा, लेकिन जब कोर्ट में बहस हो रही होगी जी। तो किसी ने डिफेंड किया होगा ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है। हाँ, कोर्ट में बेसिकली देखिए जो डिफेंड कर रहे थे सरकार के वकील कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल थे, सॉलिसिटर जनरल थे, और बड़े ही अजीब-अजीब से दलील दे रहे थे, मस्त दलील दे रहे थे। कह रहे थे ब्लैक मनी हम इससे रोक रहे हैं। कहाँ रुका? इस सरकारी सिस्टम से पैसा आ रहा है, एसबीआई के माध्यम से आ रहा है, इसलिए ये ब्लैक मनी रुक रहा है, नहीं तो ये नहीं रुकता। दूसरा उन्होंने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि हमको कौन कितना चंदा दे रहा है, ये भी बोला। लोग हाँ, सरकार के वकील ने बोला कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है, राइट टू नो, ये राइट नहीं है डेमोक्रेसी में कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है, राइट टू नो में नहीं आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने धो दिया कल और कहा कि राइट टू, कल से ये डिबेट शुरू हो गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जितना मजबूत किया गया था, वो जिस ढंग से डाइल्यूट किया इस गवर्नमेंट ने, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद फिर से एक बार मजबूत होने की संभावना बताई जा रही है। तो जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है, सरकार कर रही थी, इनके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जो वकीलों की टीम थी वो बोल रहे थे, और दिलचस्प बात थी कि पारदर्शिता लाने का एक तरफ तर्क दिया जा रहा था और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पारदर्शिता का इसका मतलब अर्थ ही बदल गया। अगर पारदर्शिता का मतलब अर्थ ये हो गया कि न जानने का अधिकार, पारदर्शिता समानार्थी हो गया छुपाने का। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग ही बदल दिया गवर्नमेंट ने। जब कह रहे हैं कि हम पारदर्शी तरीके से चंदा लेने का इंतजाम कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं जनता को जानने का अधिकार ही नहीं, तो पारदर्शिता का ही अर्थ बदल गया ना उस हिसाब से। जी जी। हाँ, तो ये हुआ और कांग्रेस ने इसका शायद स्वागत किया है, काफी अच्छा स्वागत किया है, और कांग्रेसियों को थोड़ा सा आज भुगतना भी पड़ा बेचारों को। आज सुबह अजय माकन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया है कि हमारा तो खाता ही सारा फ्रीज कर दिया। कहता है कि जितने अकाउंट्स हैं सारे सील कर दिए गए हैं, मेरे चेक बाउंस हो रहे हैं, चेक रोक दिए गए हैं सारे। और उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हमारा चल रहा है, नया यात्रा चल रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे की हमें दिक्कत पड़ जाएगी, डे टू डे खर्चे निकालने की दिक्कत आएगी। मामला क्या था कि 2019 में 40 दिन इन्होंने नेट रिटर्न फाइल किया था। मसला भी देखिए इस बेस पे फ्रीज किया गया इनके अकाउंट्स को। ये 2019 में इलेक्शन का टाइम था, 30-40 दिन लेट रिटर्न फाइल किया होगा, उसी बेस पे इन पे 200 करोड़ की पेनल्टी लगा दी सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। 200 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। हालांकि वो भी बताया, अभी खबर फिर आ गई है कि वो शायद फ्रीज अकाउंट को खोला है ट्रिब्यूनल ने, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने खोला है, चाहे जिसने भी खोला है। तो मतलब बीजेपी इतनी घबरा गई इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, लगता है पता था कि फैसला आ रहा है, तो देख रहे थे कि तो लेवल प्लेयर फील्डिंग हो जाएगा, फील्ड का खेल हो जाएगा, तो फिर कहें कि इनका तो जितना भी है क्राउड फंडिंग से भी कांग्रेस ने करीब 100-150 करोड़ जितना जुटाया है उसको वो भी सील कर दिया था, क्राउड फंडिंग वाला भी। मतलब कांग्रेस इलेक्शन से पहले कंपेन ही ना कर पाए, इतनी सरकार घबराई हुई। इतना बाहुबली सरकार है, 400 पार कह रही है, तो इतना ये तो पूरा डेस्परेशन दिखा रहा है। फुल डेस्परेशन दिखा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप एक बात बताइए, चुनाव से 1 महीना पहले आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। चोर डकैतों का अकाउंट तो कोई फ्रीज नहीं हो रहा है, अपराधियों का कोई अकाउंट तो फ्रीज होता नहीं है, सालों लग जाते हैं उनके अकाउंट फ्रीज कराने में। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतने साल पुरानी, 100 साल पुरानी पार्टी हो, आप जो है उसका अकाउंट ही फ्रीज कराए जा रहे हैं, 100 साल से ज्यादा जो पुरानी पार्टी है। अरे भैया इलेक्शन का टाइम है, अगर कुछ हुआ तो आप नोटिस चलिए, दो। कांग्रेस के लिए भी ये सीख की बात है, कांग्रेस के लिए भी सीख की बात है। देयर इज लिटिल बिट आरएसएस इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये समझना पड़ेगा जो विपक्ष है कि उनके अंदर कौन-कौन आरएसएस बैठा हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा, ये सीख भी है। बहरहाल शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, नमस्कार। ये था पूंजी और राजनीति की लीला का घाल-मेल। आने दीजिए जरा-सा डिटेल्स, किसने कितने पैसे दिए हैं। जब डिटेल्स आएँगे तो तबियत से उसकी समीक्षा की जाएगी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।